नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। गृह मंत्री अमित शाह ने जब देश के सामने एक बड़ा संकल्प रखा कि मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, तो इस बात को सुनकर बहुत लोग हैरान हो गए, चौंक गए कि आज तक किसी सरकार ने पूरे तरीके से नक्सलवाद के खात्मे की बात ही नहीं की थी। और न सिर्फ यह सरकार बात कर रही है, बल्कि एक डेडलाइन तय कर रही है कि मार्च 2026, जो कि अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तब तक देश से नक्सलवाद को पूरे तरीके से साफ कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने जब यह बात कही तो इसका असर भी नजर आया। पिछले कुछ ही महीनों में हमने देखा कि कई बड़े नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 4 महीनों में 700 से ज्यादा नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया, जो कि मुख्य धारा में आ गए, जिन्होंने हथियार छोड़ दिए। लेकिन भारत की इतनी बड़ी समस्या को सुलझाया कैसे जा रहा है, इसके पीछे कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है? जो आज तक नहीं हो पाया वो आज कैसे हो रहा है? और क्या वाकई मार्च 2026 तक हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के जो संकल्प है उसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या 35 सालों तक सीआरपीएफ में सर्विस देने वाले के शर्मा साहब, पूर्व आईजी सीआरपीएफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशाल जी, मैं आपके महत्वपूर्ण चैनल पर आकर खुद को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। सर, जिस लाइन से मैंने शुरुआत की कि गृह मंत्री ने एक संकल्प लिया और कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा, पहली बार कोई भी सुन ले तो यकीन नहीं कर पाएगा कि साहब आज तक किसी सरकार ने खत्म करने की ही बात नहीं की। ये सरकार तो ना सिर्फ खत्म करने की बात करती है बल्कि डेडलाइन देती है। गृह मंत्री मार्च 2026, ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? जरा आप मुझे समझाइए कि जो हमारे देश के नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर क्या हो रहा है ऐसा जो कॉन्फिडेंस दे रहा है सरकार को, गृह मंत्री को, कि हम मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर लेंगे। सीआरपी सदा अजेय, भारत माता की जय। क्योंकि गृह मंत्री के पास सीआरपीएफ जैसा एक ऐसा बल है जिसने शुरुआत की थी नक्सल के विरुद्ध लड़ाई की, और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज जो देश है वो इस हालात में है। तो सीआरपीएफ का कोबरा एक बल है जो कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए बना। तो आप देखिए, जब आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स बनी थी सीआरपीएफ की, तो फिर उसके बाद लगातार जो देश में दंगों की जो होने की घटनाएं कम हो गई थी, उसी तरह जब से सीआरपीएफ का कोबरा बल का गठन हुआ है और सीआरपीएफ पूरी तरह से जाकर छत्तीसगढ़ में ही अभी जो नक्सल्स हैं वो हैं, तो उसके बाद आप देखिए कि नक्सल का लगातार पतन हो रहा है। किसी समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जो नक्सल है वो सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अभी आप देखिए कि कितने केवल कुछ डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं, और विशेष तौर से छत्तीसगढ़ में से पहले 35 डिस्ट्रिक्ट नक्सलवाद से प्रभावित थे, अब 6 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं। इसी तरह पहले पूरे उसमें 126 जिले थे प्रभावित नक्सल से, अब केवल 36 जिले रह गए हैं। चल रहा है लगातार सीआरपीएफ और विशेष दूसरे बल भी जो इसमें काम कर रहे हैं। तो उससे आप देखिए कि पहले जो जैसे अबूझमाड़ एक इलाका है, अबूझ जिसे बूझा ना जाए, उस इलाके में पहले फोर्सेस की अग्रिम चौकियां नहीं थी। अभी लगातार आप देखिए कि पिछले दिनों ही लगभग 60 से ज्यादा चौकियां बना दी गई हैं अंदरूनी इलाके में। पहले सड़क नहीं बन पा रही थी, अब सड़क बन रही है। लोगों के साथ जो हमारे अंदरूनी इलाके हैं जहां के आदिवासी भाई बहन हैं हमारे, उनको नक्सली उन पर अत्याचार करते थे, उनको डरा को देख रहे हैं, सीआरपीएफ की सुविधाएं दे रही है। तो अब जो विशेष तौर से सुरक्षा बलों की इच्छा शक्ति और सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई, और प्लस जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका साथ, तो ये बल जो जब हमारे माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि हम इसको मार्च 26 तक मिटा, तौर से उनके पीछे ये बल है। सबसे बड़ी जो समस्या आती है किसी भी सरकार के सामने या किसी भी फोर्स के सामने जब वो नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करती है वो है, और पहले की सरकारों के सामने जब ये समस्या थी, सीआरपीएफ तो उनके पास भी थी। आपने कहा कि गृह मंत्री के पास सीआरपीएफ है इसलिए गृह मंत्री को इतना कॉन्फिडेंस है।
मेरा प्रश्न ये है कि सीआरपीएफ तो पहले की सरकारों के पास भी थी, किसी ने नक्सलवाद को पूरे तरीके से खत्म करने की बात नहीं कही, ना ही किसी ने डेडलाइन दी। इस बार ऐसा क्या हो रहा है? इस बार हमने अपनी कोर स्ट्रेटजी में बदलाव में ये परिणाम देखने को मिल रहा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो तो अपने पास, आपके पास जो आपके संसाधन हैं उनको इस्तेमाल करने की बात है। तो हम एक एक करके पॉइंट्स लेते हैं कि अब क्यों है। अब सीआरपीएफ का सही इस्तेमाल हो रहा है, सीआरपीएफ को काम करने में हुई है, सीआरपीएफ को संसाधन को कहा जा रहा है, सीआरपीएफ को ये मैंडेट दिया गया है। जबकि पहले जब शुरू में 2003 में जब एंटी नक्सल्स ऑपरेशन के लिए पहली बार सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ गई थी, तब तक तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वहां लोगों को मालूम ही नहीं था कि भाई ये जो सीआरपीएफ क्यों आई है, क्या होगा इसका, क्या। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो नक्सल्स के ग्रुप थे उनके ऊपर कोई कानूनी रूप से उनको बैन नहीं किया गया था। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं हमारे सामने थी। इसके बाद ऑपरेशनली समस्या ये थी कि आप देखिए अभी लगभग 60-70 बटालियन वहां ऑपरेट कर रही हैं पूरे हमारे बस्तर रीजन में। मुख्यतः अगर आप देखें 2003 में केवल और केवल 2 बटालियन थी। आप चलिए पाखांजूर, अंतागढ़, रावघाट, नारायण, छोटा डोंगर, भैरमगढ़ और यहां 1 बटालियन थी इतने इलाके में। लगभग आप सोच लीजिए 400 किलोमीटर का इलाका हो गया। तो जो फोर्स थी बहुत कम थी। अब वहीं लगभग 35 गुनी फोर्स उससे ज्यादा हो गई है, लगभग 70 बटालियन में सीआरपी है, बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस है, छत्तीसगढ़ कि दूसरे जो फोर्सेस हैं वहां वो हैं। तो फोर्सेस बढ़ी हैं। पहले जो अंदरूनी इलाके में केवल ऑपरेशन के लिए जाते थे, अब वहां जाके एफओबी एस्टेब्लिश कर दी हैं। तो आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनको लगता था कि ये फोर्स आई है ये तो चली जाएगी, फिर आतंकवादी और नक्सलवादी आकर उनको परेशान करेंगे, उनको उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। तो वो अब नहीं है। अब फोर्स अंदरूनी इलाके तक पूरी तरह चली गई है। और जब जो सर्वे सर्वा हैं फोर्स के गृह मंत्री, उन्होंने कह दिया भाई खत्म करना है इसको, तो खत्म हो जाएगा। अब इसमें कोई बात नहीं है। जब जामवंत हनुमान जी से कहते हैं काच प्रसाद रहा बलवाना, तो वो पूरी तरह से तुरंत सीता माता की खोज में निकल जाते हैं। तो वही काम है अब। और जो सर मेरा प्रश्न यह है कि अब खासतौर से जो जंगली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, यहां पर नक्सलियों का पता लगाना, उन्हें ट्रैक करना कितना मुश्किल काम होता है। और इसी से जुड़ता हुआ एक और प्रश्न है कि क्या इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? सैटेलाइट ट्रैकिंग भी इस्तेमाल होती है क्या? ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होता है क्या? इतने मुश्किल इलाकों में ट्रैक कैसे करते हैं? आपका कहना सही है कि इसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जब हम लोग चलते थे उस इलाके में। क्योंकि देखिए जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे आईईडी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो लगाना इतना आसान होता है कि वो 2 मिनट में लगाई जा सकती है। आपने देखा कि भाई फोर्स आ रही है, फोर्स तो यूनिफॉर्म पहन के चलेगी और इस तरह जाती है, तो वो मान लो देख लिया, 2 मिनट पहले वो आईडी लगा देंगे, आप वहां पहुंचे आपको नुकसान कर देंगे। दूसरा, वो उन्होंने ऑलरेडी कई गड्ढे खोद के ऊपर से उस ऊपर घास वगैरह डाल के रखते हैं, उनके अंदर कांटे लोहे की कीलें लगा के रखते हैं। उसके बाद वो वहां उन्होंने जो आम जनता है, जो हमारे आदिवासी भाई बहन है, उनको इतना डरा रखा है कि उनको सूचनाएं मिल जाती थी। फिर इसके बाद जब आप इंटीरियर में जाते हैं तो आपके दूसरे संसाधन, जैसे आपका पानी है, आपका खाना है, आपकी दवाई है, और कई परेशानी आपके सामने आती है। तो 4-5 दिन से ज्यादा आप नहीं रुक सकते। तो जब अब एकदम जो रणनीति है वो बदल दी गई है, अब वहीं जाके हम लोग रह रहे हैं। तो अब जब रहने लगे तो वो
देखा आपने अभी कर्रेगुट्टा में क्या हुआ, इस दिन का ऑपरेशन किया गया जिसमें नहीं, थोड़ा सा 31 मैं नक्सल। चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को करेगुट्टा के ऑपरेशन के बारे में बताइए। ये बहुत कमाल का ऑपरेशन है, बहुत शानदार ऑपरेशन है। थोड़ा सा बताइए कि क्या था करेगुट्टा के ऑपरेशन में, और ये इंपॉर्टेंट क्यों था, मुश्किल कितना था, और इससे हासिल हमें क्या हुआ। जरा करेगुट्टा के बारे में बताइए सर। देखिए कर्रेगुट्टा, जैसा कि आपको मालूम है, 60 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर, कहीं 15 है, कहीं 5 है, कहीं 20 है, वो 20 किलोमीटर चौड़ी एक पहाड़ी है, जिसका एक भाग आपके छत्तीसगढ़ में है और उस दूसरा भाग उसका तेलंगाना में पड़ता है। तो उन्होंने जब सिक्योरिटी फोर्सेस का दबाव पड़ने लगा तो उनका जो पीएलजीए है उसकी पहली बटालियन, जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी बटालियन या उनका स्ट्रक्चर जो है लड़ने वाला, वो उसका हेडक्वार्टर उन्होंने कर्रेगुट्टा में बना लिया। क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अभी वर्तमान में जो इस तरह का एक बना हुआ है कि भाई जहां जैसे अभी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्रवाई हो रही है। वहां की छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार दबाव बना रही है, लगातार लगी हुई है, सारी चीजें हैं। लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि जबकि इनके पास ये सूचनाएं थी कि इसमें जो नक्सलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो जो नक्सली उसमें केवल 31 मारे गए, बाकी कुछ घायल हुए होंगे या सब भी हो सकता है वो ले गए हों, लेकिन जितनी संख्या बताई गई थी वो वहां से नहीं उनको उनका मतलब उनको मारा जा सका। क्योंकि तेलंगाना की तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण है कि उधर से जो प्रभावी सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इधर से पूरी तरह से सीआरपीएफ है, कोबरा सीआरपीएफ का भाग है, और दूसरा हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस। तो हजारों हजार हमारे सैनिक जो हैं, जो 45 डिग्री टेम्परेचर पर, और जहां पानी की सुविधा नहीं है, जहां कोई सुविधा नहीं है, वहां लगातार ऑपरेशन करके, और उनका जो सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि वो सोचते थे कि इससे कोई भी सीआरपीएफ मतलब सुरक्षा बल नहीं इसके सामने आ पाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आप इससे अनुमान लगाइए कि उनके पास 12,000 किलो तो खाने का सामान था। उनके पास लेथ मशीन थी, वहां वो जो तरह तरह के हथियार बना रहे थे उनसे। उनके पास कोर्डेक्स पकड़ा गया है, उनके पास बारूद पकड़ी गई है, उनके पास गोलियां पकड़ी गई हैं, उनके पास जो रॉकेट लॉन्चर पकड़े गए हैं, तो इतना दवाइयां पकड़ी गई हैं, उनके कितने करीब 150 से ज्यादा रुकने की जगह पकड़ी गई हैं। तो कितना बड़ा उनका एक तरह से हेडक्वार्टर था वो। जब हेडक्वार्टर ही उनका नेस्तनाबूद कर दिया, लंका में आग लग गई, अब केवल रावण मरना बाकी रह गया है। और सीआरपीएफ बिल्कुल कह रही है कि राम काज कीने बिना मोए कहां विश्राम। अब नक्सलों का अंत करके ही सीआरपीएफ पूरी तरह से इससे वापस होगी। एक सवाल सर ये है कि बहुत से लोगों का ये मत है, ये राय है कि सिर्फ गन के दम पर, सिर्फ फोर्स के दम पर नक्सलवाद को नहीं खत्म किया जा सकता। ये सोच में है, विचारधारा में है, कुछ लोगों की ब्रेन वॉशिंग इस तरीके की है कि आप चाहे गन के दम पर कितनी भी कोशिश कर लें, वो कुछ समय के बाद फिर उठ। आपका इस समय क्या मानना है? हमारा जो इस समय तरीका है, क्या वो सिर्फ गन और ताकत के दम पर नक्सलवाद को खत्म करने का है, या दूसरे तरीके भी हम अपना रहे हैं? और आगे चलकर अगर खत्म हो भी गया मार्च 2026 तक, क्या फिर सिर उठाने की संभावना रहेगी? देखिए, ये जो कहते हैं कि केवल गन के जोर से नहीं हो सकता, ये लोग सब नक्सलवाद के समर्थक हैं। मैंने कहा है एक कि माननीय गृह मंत्री जी से कहा है कि इस ऑपरेशन का, जैसे अभी इसका ब्लैक फॉरेस्ट नाम था ऑपरेशन का जो कर्रेगुट्टा में चलाया गया, अब एक पूरा ऑपरेशन काली के नाम से चलाया जाए, तो जिसमें जो रक्त बीज हैं, ये तो आपकी बात सही है कि ये इस तरह के रक्त बीज हैं, जहां गिरते हैं वहां दूसरा राक्षस पैदा होता है। तो काली, इनको इतना रूथलेस होके खत्म करना पड़ेगा कि जहां भी इनकी खून गिरे उसको भी नष्ट करना है। मतलब जैसे काली खप्पर वाली उस खून को पी जाती थी, उसी तरह
आपको ये देखना है कि ये इनको रूथलेसली ही करना पड़ेगा। केवल अब ये ऑपरेशन जो है केवल छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या महाराष्ट्र जहां नक्सलाइट इलाके हैं वहां नहीं चलना। ये चलना, इसका ऑपरेशन का इलाका बढ़ा के मुंबई भी जाना चाहिए, ये दिल्ली भी आना चाहिए। तो इनके जो लोग बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि साहब ये ताकत के बल से या गोली के बल से या इनको दबा के नहीं खत्म किया जा सकता, ये एक बहुत ही घिनौनी चाल है। भाई सठे साठ्यम समाचरे, सठ के साथ सठ का ही व्यवहार करना पड़ेगा। आप देखिए कहीं भी, जब पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में जब रूथलेस हुई सरकार तब आतंकवाद का नाश हुआ। कश्मीर में भी जब सरकार रूथलेस हुई तब आतंकवाद पर काबू पाया जा रहा है। उसी तरह ये जो कह रहे हैं कि साहब ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, ये सब बात गलत है। और दूसरी एक चीज है, एक शब्द है दग्ध बीज। अगर बीज को आप जला दोगे तो फिर उसमें से दोबारा पौधा नहीं उत्पन्न होगा। तो जो ऑपरेशन अब इतना हम लोगों ने इतनी शहादत दी है, सीआरपीएफ ने और दूसरे बलों ने भी, कि वो शहादत का अब एक ही बात होना चाहिए कि इनको पूरी तरह से समाप्त किया जाए, दग्ध बीज कर दिया जाए। उस जगह कोई ऐसी चीज ना छोड़ी जाए, इनका कोई समर्थक ऐसा ना छोड़ा जाए जो फिर इस चीज को पनपा दे। एक नक्सली है जिसकी चर्चा आज से नहीं कई वर्षों से होती आई है, जिसकी कोई फोटो तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैं हिडमा की बात कर रहा हूं। ये हिडमा को लेकर इस तरीके का रहस्य और वो किस तरीके से लीड करता रहा है, क्यों वो इतना बड़ा सिरदर्द बना रहा है, आज हम नक्सलवाद के खात्मे की बात कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है हिडमा के बारे में बात करना, उसकी चर्चा करना। आपकी बात सही है, लेकिन कुछ इस तरह के जो आतंकवादी आंदोलन होते हैं और या आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, आतंकवादी दल होते हैं, उसमें कोई ना कोई इस तरह की बात होती है जो कि एक इनका आतंकवादी काफी समय तक जिंदा रहता है, फिर वो अपनी गतिविधि करता है। लेकिन जैसा आपने देखा होगा महाभारत में अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा का की मणि छीन ली गई, उसके सिर के बाल काट दिए गए और उसको छोड़ दिया गया। उसी तरह अब हिडमा अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना। जब उसके साथी संगी साथी मार दिए गए, वो अकेला जहां उसका वो अपना एक कुर्सी डाल के बैठता था, अपना एक शासन चलाता था, कर्रे गुट्टा, वहां से उसको भागना पड़ा। तो अब जो उनके इलाका ही खत्म कर दिया गया, उनका जहां एक प्रभाव था, प्रभाव क्षेत्र खत्म कर दिया गया, उनके पास कोई लड़ने वाली सेना नहीं छोड़ी गई। तो जहां तक अगर आप सेना शब्दावली में कहें तो वो ऐसे है, जब आपके पास कुछ नहीं कर सकते तो ये एक तरह की मृत्यु है हमारे लिए। हिडमा जो है वो एक तरह से अब बेमानी हो गया है, क्योंकि अब हमें पूरी तरह से इसके साफ सफाई में लगना है। अब हिडमा के पास कौन सी जगह है जहां वो अटैक कर देगा? मेरा प्रश्न अब यह है कि हमने जब करेगुट्टा की पहाड़ी वाले विजुअल देखे, जो तस्वीरें हमारे पास आई, उन तस्वीरों में इतने हथियार हैं जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। अब सवाल यह है कि हम बहुत तेजी के साथ नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं, वो सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हथियार ये आ कहां से रहे हैं और कैसे आज भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज करने की स्थिति में नक्सली हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जितनी बड़ी संख्या में हमें हथियार मिले हैं करेगुट्टा के ऑपरेशन के दौरान, वो तस्वीरें किसी को भी हैरान कर देंगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए काफी तो कुछ जो करेगुट्टा में हथियार मिले हैं वो वहीं उनके द्वारा ही निर्मित हैं। आपने देखा था कि किसी जमाने में उड़ीसा में उन्होंने 400 हथियार उनकी आर्मरी से लूट लिए थे, उनका जो क्वार्टर गार्ड था वहां से 400 हथियार लूट लिए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी जो पहले अटैक होते थे, आक्रमण होते थे सुरक्षा बलों पे, उसमें काफी हथियार गए हैं। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदली जा चुकी है। उनके जो हथियार आप देख रहे हैं इसमें ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं है उनके। इसमें कुछ वेपन सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन अधिकतर वेपन जो हैं उनके बनाए हुए हैं। जैसे उन्होंने लेथ मशीन रखी हुई है, वहां से उस तरह के बना रहे हैं। तो वो बात है कि उनके वेपन की
संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हमने काफी वेपन तो उनके यही रख लिए। अब छत्तीसगढ़ में जिस तरह अग्रिम चौकी भी आज नहीं तो कल, अब देखना आप सुरक्षा बल अपनी स्थायी चौकियां बना लेंगे, क्योंकि अभी तो कोई शायद जरूरत नहीं महसूस कर रहे होंगे, या जरूरत महसूस करेंगे तो वहां सुरक्षा बल की चौकी बन जाएंगी। तो वहां से उनका बिल्कुल खात्मा, समझिए कहां तक भागेंगे। अकेला हिडमा जब तो है, हिडमा जब तक उसके पास वो पीएलजीए का अपना हेड है, जब उसके पास कोई सुरक्षा अपनी लड़ने वाले नक्सली नहीं रहेंगे, हथियार नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए तो जीरो है। जैसे आपके पास मान लो राइफल है, लेकिन उसमें कारतूस आपके पास नहीं है, तो वो डंडा और कारतूस राइफल बराबर हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और जो संकल्प गृह मंत्री का है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो, हम उम्मीद करते हैं कि हम इसे पूरा करने में हमारा देश जो है वो कामयाब हो पाएगा। और सीआरपीएफ बहुत बखूबी से उस ऑपरेशन को आगे चला रही है और बहुत जल्द हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।